आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लेखांकन समीकरण के बारे में। और लेखांकन समीकरण कैसे तैयार किया जाता है, ये दूसरा क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इन ट्रांजैक्शन पर कैसे हम तैयार करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, रोकड़ से व्यापार शुरू किया 20,000 रुपए से, फर्नीचर नगद खरीदा 2,000 रुपए का, किराया चुकाया 200 रुपए का, उधार माल खरीदा 3,000 रुपए का, नगद माल बेचा जिसकी लागत थी 2,000 रुपए और बेचा उसको 5,000 रुपए में। इसका लेखांकन समीकरण तैयार करना है। लेखांकन समीकरण जो होता है, तो लेखांकन समीकरण में हम देखते हैं कि जितनी संपत्तियां होती है उतने ही हमारे दायित्व भी होते हैं। तो लेखांकन समीकरण जब हम तैयार करते हैं तो जो संपत्तियां होती है उनके समतुल्य हमारे दायित्व भी होंगे और दायित्व के साथ हम इसे पूंजी से जोड़ देते हैं, तो ये हमारा लेखांकन समीकरण तैयार हो जाता है। इस प्रकार जो समीकरण तैयार किया जाता है उसे लेखांकन समीकरण कहते हैं। तो इस लेखांकन समीकरण को तैयार करने के लिए हम आपको बताएंगे इन ट्रांजैक्शन का लेखा हम कैसे करेंगे। जो राहुल है उनके सौदे से लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए। तो यहाँ पर लेन देन सबसे पहले यह व्यवहार लिख दिया जाता है। लेन देन यहाँ पे हमने लिख दिया और इससे हम देखेंगे आप कि ये तैयार कैसे हम करते हैं। तो पहला जो है लेन देन, हमने पहला साइड लिखा और इसके दो भाग बना लेते हैं। जैसे हमने समीकरण में आपको बताया था कि जितनी संपत्तियां होगी संपत्ति उतने ही हमारे पास दायित्व होंगे और दायित्व के साथ पूंजी भी होगी। तो संपत्ति बराबर दायित्व धन पूंजी होता है। तो ये पहला भाग हम संपत्ति का ले लेते हैं और दूसरा भाग दायित्व के लिए रख लेते हैं। अब जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होंगे उनका हम यहाँ पर लेखा करते जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहला यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है वो है रोकड़ से व्यापार शुरू किया। तो हम यहाँ पे लेन देन में भी लिखेंगे रोकड़ से व्यापार शुरू किया। और जब व्यापार शुरू करेंगे हम, तो हमारे व्यापार में संपत्ति के रूप में रोकड़ आएगी। जो व्यापार शुरू करने वाला वह व्यक्ति रोकड़ लाएगा। और कितनी रोकड़ लाएगा? वह 20,000 रुपए। छोटा व्यापार है तो 20,000 रुपए, बड़ा होगा तो अधिक लाएगा। लेकिन जो पैसे लाएगा जब भी व्यापार समाप्त होगा, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल बाद, तो जिस व्यक्ति ने सबसे पहले ये व्यापार में रोकड़ लाई थी उसे वापस करना होगा। अर्थात यह मालिक का पैसा है और व्यापार के स्वामी का जो धन संपत्ति होती है उसे हम पूंजी कहते हैं। इसलिए दायित्व पक्ष में हम पूंजी के नाम से इस मद को दर्शा देंगे और 20,000 रुपए पूंजी कहलाएगी। इस प्रकार दोनों तरफ लिखने से हमारा समीकरण इक्वल हो गया। दूसरा देखिए, यहाँ पर फर्नीचर नगद खरीदा। तो यहाँ पर जो फर्नीचर खरीदा है वो भी नगद खरीदा है। तो नगद खरीदने से हमारे पास ट्रांजैक्शन में क्या होगा कि आपके पास जो तिजोरी में पैसा रखा है, जो कैश है, वो कैश कम हो जाएगी। तो 2,000 रुपए का आपने खरीदा है तो 2,000 रुपए कम होगी। लेकिन आपके पास एक संपत्ति यहाँ पे बनकर आ जाएगी और उस संपत्ति का नाम हो जाएगा फर्नीचर। फर्नीचर व्यापार में लगती है, आवश्यक होती है। तो फर्नीचर यहाँ पर 2,000 रुपए आपके पास हो जाएगा। 2,000 का फर्नीचर, लेकिन पूंजी पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो मालिक है उसका पैसा कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना पैसा गया उतने की यहाँ पर संपत्ति प्राप्त हो गई। इस प्रकार इसे हम एक लाइन से बंद कर देते हैं और यहाँ पर एक दोनों मदों को जोड़ के नया समीकरण यहाँ पर लिख देते हैं और हमारे पास नया समीकरण तैयार होगा कि हमारी तिजोरी में, लॉकर में 18,000 रुपए कैश है।
फर्नीचर अब हमारे पास 2000 का है और कैपिटल हमारे पास टोटल 20,000 की है। 20,000 में 0 जोड़ दिए या 20,000 में 2 माइनस किए तो 18 बचा। इसी प्रकार तीसरा ट्रांजैक्शन यहाँ पे हम देखते हैं, किराया चुकाया। और जब आपने किराया चुकाया तो ये आपके यहाँ पे जो भी भाड़ा या किराया आप देते हैं तो वहां से आपकी तिजोरी का पैसा कम होगा, यानी 200 रुपए जो है वो माइनस होगा, आपकी तिजोरी का पैसा गया। और व्यापार का भी पैसा यहाँ पे हमारे लिए हानि जैसा है, किराया देना, तो ये हमारे लिए व्यापार में नुकसान हुआ है। इस प्रकार हमने इसे माइनस कर दिया पूंजी और रोकड़ दोनों से, क्योंकि इसके बदले में हमें सेवा मिली है। और आज फिर हमारे सामने नया समीकरण जो तैयार होकर आता है, वो नया समीकरण बनेगा हमारे पास। 17,800 रुपए की रोकड़ है, 2,000 रुपए का फर्नीचर होगा और 19,800 रुपए की पूंजी सिर्फ अब बचेगी। देखते हैं आगे चौथा ट्रांजैक्शन है, उधार माल यहाँ पे खरीदा है। और जब उधार माल खरीदेगा तो आपके पास से रोकड़ नहीं जाएगी, उधार माल खरीदने से आपके पास सिर्फ माल आएगा। और देखिए जब उधार खरीदा है तो रोकड़ पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन फर्नीचर पर भी नहीं होगा। माल खरीदा है तो हाँ आपके पास माल आएगा और उसे हम स्कंध के नाम से जानते हैं। तो स्कंध आपके पास कितने का खरीदा है, यहाँ पर 3,000 रुपए का खरीदा है तो 3,000 का स्कंध हो जाएगा, लेकिन पूंजी पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ से आपने जो 3,000 का उधार खरीदा है तो यह 3,000 रुपए आपको कभी ना कभी उन लोगों को देने होंगे जिनसे आपने माल खरीदा है। तो यहाँ पर वो हमारे लेनदार कहलाएंगे और लेनदार के रूप में हमें ये 3,000 रुपए देना होगा। तो 3,000 रुपए हमने दिया। इस प्रकार पुनः एक नया समीकरण होगा, जब भी दो मदें होगी तो एक नया समीकरण आपके पास तैयार हो जाएगा और ये समीकरण दोनों तरफ इक्वल होगा, समान होगा। तो 17,800 रुपए कैश हो जाएगी, 2,000 रुपए का फर्नीचर हो जाएगा, स्कंद हो जाएगा आपके पास 3,000 रुपए का और पूंजी आपके पास 19,800 की हो जाएगी और लेनदार आपके पास 3,000 रुपए के हो जाएंगे। आगे देखते हैं पांचवा जो ट्रांजैक्शन है, वो कहता है कि माल बेचा है, नगद माल बेच दिया। यहाँ पर अब खरीदा था तो उसे नगद माल बेच दिया उसमें से, और माल जो बेचा है वो कितने का बेचा है, इनका कहना है कि उसकी लागत थी हमारे पास 2,000 रुपए की। हमने यहाँ पे देखिए पूरा माल खरीदा था उधार 3,000 रुपए का, इसमें से हमने 2,000 रुपए का माल बेचा है, यानी जो हमारे पास स्कंध है यहाँ से 2,000 रुपए माइनस हो जाएगा। और यह 2,000 का जो माल था वो हमने कितने में बेचा, ये बता रहा कि 5,000 में बेचा, अर्थात हमारे पास 5,000 रुपए कैश आ जाएगी। लेकिन माल सिर्फ 2,000 रुपए का जाएगा, फर्नीचर पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। अब इस ट्रांजैक्शन से एक नया प्रभाव होगा कि आपके पास जो माल था वो 2,000 रुपए का खरीदा था आपने माल, और आपने क्रय किया था 2,000 रुपए का और आपने बेचा उसे 5,000 रुपए का, और जो डिफरेंस है दोनों का यही तो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। और वो प्रॉफिट है, लाभ जो है वो 3,000 रुपए का लाभ हो गया। इस 3,000 के लाभ हमेशा व्यापार के मालिक को मिलता है, और व्यापार जब प्रारंभ किया जाता तो मालिक द्वारा जो पैसा लगाया जाता है उस पैसे को भी हम पूंजी कहते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे जो लाभ होगा ये पूंजी में जुड़ जाएगा, अर्थात यहाँ पर हम 3,000 रुपए मालिक के पैसे में जोड़ देंगे और लेनदार पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार एक फिर पुनः नया समीकरण यहाँ पर हमारा तैयार हो जाएगा
और जो नया समीकरण तैयार होगा वो 17 और 5 22,800 रुपए रोकड़ हो जाएगी हमारे पास, प्लस फर्नीचर है जो वो 2,000 रुपए का फर्नीचर हो जाएगा। अब हमारे पास माल के रूप में 1,000 का ही माल बचेगा। पूंजी हमारे पास 22,800 की हो जाएगी और जो लेनदार हैं वो 3,000 के यहाँ पे बचेंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि डेबिट साइड जितना है उतना ही अमाउंट आपके पास क्रेडिट साइड भी होगा। यहाँ पर 22, 24, 25,800 रुपए इस साइड का संपत्ति पक्ष का योग है और आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो दायित्व पक्ष का योग भी 25,800 रुपए होगा। इस प्रकार ये हमारा लेखांकन समीकरण कंप्लीट होता है और इस लेखांकन समीकरण में हम इस प्रकार से प्रविष्टियां करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन लेकर।